राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो 200 तक हम लोगों ने PYQ देख लिया था जीके जीएस का। आज हम 200 से आगे का देखेंगे, 201 से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, पुरुष और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किस क्रांति से संबंधित है जिसे बाद में उस देश के संविधान में शामिल किया गया था? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति? तो ये संबंधित है फ्रांसीसी क्रांति से। फिर से सुनेंगे प्रश्न को, KVS PRT 23 में आया हुआ है कि द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, पुरुष और नागरिक के अधिकारों की घोषणा किस क्रांति से संबंधित है जिसे बाद में उस देश के संविधान में शामिल किया गया? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। 202 नंबर का प्रश्न है कि भारत में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन किसके अनुसार किया जाता है? वैकल्पिक मतदान पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, सरल बहुमत पद्धति या द्विचरणीय पद्धति? तो उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा किया जाता है। आगे आते हैं, 203 में दिया है राइक्सटैग क्या है? अच्छा प्रश्न है, राइक्सटैग क्या है? ये भी KVS PRT में आया है। तो राइक्सटैग जो है ये जर्मनी की संसद है। जर्मनी की संसद का क्या नाम है? राइक्सटैग। तो ध्यान देंगे, राइक्सटैग जर्मनी की संसद है। 204 नंबर का प्रश्न है कि भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में आयुध अधिनियम 1959 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था आयुध अधिनियम? 1959 में। ध्यान देना है, प्रश्न DSSB PRT में आया है तो पूछ सकता है। आयुध अधिनियम 1959 में देश के भीतर हथियारों के गैर कानूनी संग्रह को रोकने के लिए लाया गया था। क्यों लाया गया था आयुध अधिनियम 1959 में? गैर कानूनी हथियारों को देश के भीतर रोकने के लिए। पांचवा प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। ध्यान देंगे, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसे संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। छठवां नंबर का प्रश्न, 2 ठो कथन दिया है। एक दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, और दूसरा दिया है कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे जो है केवल एक क्या है वो सही है, बाकी दूसरा क्या है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि न्यायिक समीक्षा का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है, ना कि कनाडा से। तो ध्यान देंगे, न्यायिक समीक्षा का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। और भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, और संविधान निर्माण में प्रमुख योगदान 1935 का भारत शासन अधिनियम है। तो याद रखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। संविधान निर्माण में प्रमुख योगदान 1935 का भारत शासन अधिनियम है, और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान हमने अमेरिका से लिया है। इसके बाद 7वां प्रश्न है कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2019 में। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार
भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 2019 में। एकता पुरस्कार इनके नाम पे क्यों दिया जाने लगा? क्योंकि इन्होंने जोड़ने का काम किया था, देशी रियासतों का मिलन यही तो किए थे, एक में सबका विलय करवाए थे। तो इसीलिए सरदार पटेल राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 2019 में। 8वां प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा कितने अल्पसंख्यक बहुल जिले सूचीबद्ध हैं? कितने ऐसे जिले हैं जो अल्पसंख्यक बहुल्य हैं, जहां अल्पसंख्यक रहते हैं? तो भारत सर में 90 ऐसे जिले हैं। कितने? 90, जहाँ पे अल्पसंख्यक रहते हैं। 209 नंबर का प्रश्न है कि भारत में स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1985 में। भारत में स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 में। याद रखेंगे, भारत में स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में पारित किया गया था। इसके तहत दवा अपराधों का बहुत गंभीरता और कठोर दंड का प्रावधान है। 10 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गान तो सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्हें बीसी चटर्जी कहते हैं, उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ कहाँ से लिया गया है? बीसी चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। 11 नंबर का हमारा प्रश्न है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ये भी ध्यान देना है। और हमने जनगण मनगढ़ के बारे में जो हमने देखा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, उसे संविधान ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्र ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को और राष्ट्रगान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के अधिवेशन में, और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 12वां प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? कि भारत के संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। बिल्कुल। भाग 3 नागरिकता से नहीं, भाग 3 मूल अधिकार से, भाग 2 नागरिकता से, और भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। फिर दूसरा कथन दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। बिल्कुल, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पे महाभियोग से संबंधित है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? पहला है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ये हमने कल पढ़ा था। और सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ये भी सही है। तो हमारा 1 तथा 2 दोनों सही है। 14 नंबर में दिया है, तो ये तो करंट का क्वेश्चन है, ये इस समय नहीं पूछेगा। इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो जस्टिस सूर्यकांत है ना हाल ही में तो बने हैं, ऐसा ही कुछ नाम है। करंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है ये पता ही है। तो जो सूर्यकांत ही है इस समय वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस सूर्यकांत हैं, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। अगला है 15 नंबर का प्रश्न कि
सांप्रदायिक राजनीति किस विचार पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति जो है वो किस विचार पर आधारित है? तो वो धर्म, सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है? धर्म और सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। 16 नंबर का प्रश्न है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के दौरान टेलीविज़न या ऐसे उपकरणों के साथ साथ अन्य साधनों द्वारा किसी भी निर्वाचन सामग्री का प्रदर्शन निषिद्ध है? तो ये धारा 126 में बताया गया है। क्या बताया गया है धारा 126 में? कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से पहले के 48 घंटों की अवधि के दौरान टेलीविज़न या ऐसे उपकरणों के साथ साथ अन्य साधनों द्वारा किसी भी निर्वाचन सामग्री का प्रदर्शन निषिद्ध है। 17 नंबर का प्रश्न है कि विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का संबंध है। तो कार्यस्थलों पे जो यौन उत्पीड़न होता है उसी से विशाखा मामला क्या है? संबंधित है। तो विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का संबंध किससे है? तो कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न से। विशाखा मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का संबंध कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न से है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी अप्रिय हाव भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो यौन प्रकृति की हो उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। सबसे आसान प्रश्न, राष्ट्र ध्वज में चक्र में कितनी डंडियां होती हैं? 12, 18, 24, 26। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में 24 तिलियां या डंडियां होती हैं। और वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और चाहे डंडियां पूछे या चाहे तिलियां पूछे, कितना बताएंगे? 24 बताएंगे। 19 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लोकप्रिय धारा है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दहेज के लिए उत्पीड़न। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लोकप्रिय धारा है, ये किससे संबंधित है? तो दहेज के लिए उत्पीड़न। 20वां प्रश्न है, एक कथन है, पूछा गया है कि ये किसका कथन है कि 26 जनवरी को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यह समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता होगी। ये कथन है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये कहते हैं कि 26 जनवरी को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहाँ समानता होगी और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में असमानता होगी। 21 नंबर का प्रश्न है कि किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की है? किसने कहा है कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा है। लोकतंत्र क्या है? लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए शासन। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा है, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। तो यही कहते हैं कि लोकतंत्र मतलब लोगों का, लोगों के लिए, लोगों का शासन। 22 नंबर में है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। 23 नंबर में है, किसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है? अंडमान निकोबार में है, दिल्ली में है, पांडिचेरी में है, लेकिन सिक्किम में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है।
तो ध्यान देना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उपराज्यपाल। तो अंडमान निकोबार में, दिल्ली में, पुडुचेरी में है, लेकिन सिक्किम में नहीं है। सिक्किम का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और सिक्किम क्या है? सिक्किम एक राज्य है। बाकी दिल्ली, पांडिचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सब क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ उपराज्यपाल है, और सिक्किम में क्या है? राज्यपाल है। राज्य में राज्यपाल होते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। 24 का प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो भारत की संसद के दोनों सदनों में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भारत की संसद के दोनों सदनों में हो सकता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था नागरिकता अधिनियम? वर्ष 1955 में। ध्यान देना है, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1955 में। 26 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? तो जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह थे। भारतीय सेना के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत राष्ट्रपति भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, लेकिन कमांडर इन चीफ कौन थे? तो वो महाराज राजेंद्र सिंह। चीफ ऑफ आर्मी कौन थे? तो महाराज राजेंद्र सिंह थे। भारतीय सेना के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी राजेंद्र सिंह जी। ध्यान देंगे, भारतीय सेना के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी राजेंद्र सिंह जी। ध्यान देंगे। आगे आइए, सत्ताईस नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक हैं? तो स्पोक, डंडिया, तिलियां, कुछ भी पूछे 24। स्पोक, डांडिया, तिलियां एक ही बात है। तो तिरंगा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसमें 24 स्पोक या तिलिया या डंडिया हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो वट। वट मतलब बरगद। बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय चक्र अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट। भारतीय विदेश नीति के रचयिता, इसके जनक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय विदेश नीति के जनक थे। 30वां प्रश्न है कि मानहानि कानून पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो मानहानि कानून पे अपनी राय व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रतिष्ठा का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। तो मानहानि के कानून पे अपनी राय व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। 31 नंबर में देखते हैं, 31 नंबर में दिया है मिस मीरा साहिब बीवी किसके लिए पहली महिला के रूप में प्रतिष्ठित है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी। मिस मीरा साहिब फातिमा बीवी 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश करने वाली प्रथम महिला थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब बीवी थी। ध्यान देंगे, 1989 में बनी थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश
मीरा साहिब बीवी। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया थे। महिला मुख्य न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पे करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया 26/1/1950 से 6/11/1951 तक थे। 33 में दिया है कि सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा कौन है? तो नेपाली। नेपाली सिक्किम राज्य की आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा है। तो नेपाली सिक्किम की आधिकारिक भाषा है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक और सिक्किम वर्ष 1975 में भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना। तो सिक्किम कब भारतीय संघ का अंग बना? 1975 में। ये एक छोटा पर्वतीय देश है जिसके उत्तर में तिब्बत का पठार है और पूर्व में तिब्बत की चुम्बी घाटी एवं भूटान, पश्चिम में नेपाल है और दक्षिण में इसके पश्चिम बंगाल है। इस प्रदेश की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया, नेपाली, लिम्बू आदि। 34 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो 1885 में। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में किया गया था। तो कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी बॉम्बे में और राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन का राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का एक प्रयास था। इसका पहला अधिवेशन भी 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद है 35 नंबर का प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? संसद के पास की नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। संसद के पास नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है, बिल्कुल है। फिर यह भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, हमारा 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद है 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे, जो अब मुंबई हो गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था WC बनर्जी की अध्यक्षता में। 37 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि राजतंत्र में राजा के निर्णय पे प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती, बिल्कुल। राजतंत्र में यही होता है, लोकतंत्र में हो कर सकती है क्योंकि लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, राजतंत्र राजा का शासन है। तो राजतंत्र में राजा के निर्णय पे प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती, ए ऑप्शन हमारा सही है। 38 नंबर में है कि दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार है? दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है। न राज्य सरकार के पास है, न स्थानीय सरकार के पास है, न गैर सरकारी संगठन के पास है। दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को है। 39 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो बांग्ला रखा है। क्या रखा है? बांग्ला। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पारित किया है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में बताया कि केंद्र ने हाल ही में राज्य का सूचित किया था कि वह केवल एक ही नाम को स्वीकार कर सकते हैं। अगस्त 2016 में राज्य सरकार द्वारा 3 नामों बंगाली में, बंगाल अंग्रेजी में, बंगाल हिंदी में का सुझाव दिया था, जिसमें बांग्ला का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद है 40 नंबर कि भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये अब नहीं पूछेगा, वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं या जो उनसे पहले थे वो पूछ सकता है। 50वें DY चंद्रचूड़ थे, ये पूछ सकता है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, तो याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? तो सिंह शीर्ष है, लॉयन कैपिटल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह शीर्ष है। यह अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ की एक अनुकृति है। इसमें 4 शेर हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं और इसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। राष्ट्रगान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया। 42 नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली को किस रूप में पुनः परिभाषित किया गया था? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में। दिल्ली को पुनः किस रूप में परिभाषित किया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में। 43 नंबर में है भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन सही है? पहला है राज्यों की विधानसभाएं भारत की संसद की राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करती हैं। आगे देखते हैं। दूसरा है कि उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को अनिवार्यतः राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने का व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य का हो सकता है निवासी, परंतु राज्यसभा के चुनाव के लिए उसे उसी राज्य का निवासी ऐसा भी नियम नहीं है। संविधान लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य को अनुमति नहीं देता। ये सब गलत है। सही पहले नंबर वाला ही था। क्या था कि राज्यों की विधानसभाएं भारत की संसद की राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करती हैं। ये सही है। राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो भारत के जो संसद की राज्यसभा है उसके सदस्य का चुनाव करती हैं। 44 नंबर का प्रश्न है कौन सा कथन सही है? तो सही है कि भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी के पास नहीं होती है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति? भारत के राष्ट्रपति के पास। 45 नंबर में दिया है कि राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं? क्या है प्रश्न? राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक कहाँ अपील कर सकते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। राज्य सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिकों द्वारा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व में प्रवर्तन कोई भी नहीं कर पाएगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। 45 तक बस प्रश्न था इसमें। 245 हमने देखा। अब हमारा आता है विश्व एवं भारत का भूगोल। तो अब हम अगली क्लास में क्या देखेंगे?
अगली क्लास में हम देखेंगे भूगोल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न भी आते हैं अच्छे खासे। तो चलिए अब हम इसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी को।